हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। ये बहुत ही हाई टाइम है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। ये टाइम में हम लोगों को क्या चाहिए, एकदम हम लोगों को श्योर शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को आज का ये क्लास में मैं आप लोगों को श्योर शॉर्ट क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम के लिए मैं देने जा रहा हूँ। ओके, रेडी हो जाइए, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास का टॉपिक हम लोगों का क्या है, सॉदर्न इक्विलिब्रियम आउटपुट। ये जो यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का, यही यूनिट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉदर्न इक्विलिब्रियम। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग कहाँ में हम लोग फोकस करेंगे। हम लोग का मेन फोकस आज का क्लास में, पहले तो हम लोग सॉदर्न इक्विलिब्रियम का मीनिंग हम लोग समझेंगे, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में दूंगा, फिर उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर फाइनल एग्जाम में। आप लोगों को ऐसा श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस में देने जा रहा हूँ आज के क्लास में, जो क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में तो आना ही है, एकदम ग्रांटेड क्वेश्चंस है। ओके, सबसे पहले तो हम लोग सॉदर्न का मीनिंग को जानते हैं, क्योंकि बिना सॉदर्न का मीनिंग को जाने हम लोग कैसे सॉदर्न इक्विलिब्रियम को समझ पाएंगे। ओके, देखिए अभी सॉदर्न का मीनिंग क्या, अकॉर्डिंग टू कीन्स सॉदर्न का मीनिंग क्या होता है। इट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजी प्लेज नो रोल। टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं होता है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। आउटपुट डिटरमाइन करने में टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ये एज्यूम किया जाता है कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहता है। ओके, फिर आउटपुट किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, एक्सक्लूसिवली बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। हायर द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हायर विल बी द आउटपुट, लोअर विल बी द एम्प्लॉयमेंट, लोअर विल बी द लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये है हम लोगों का सॉदर्न का मीनिंग। ओके, अभी देखिए सॉदर्न इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए इक्विलिब्रियम आउटपुट, यही इक्विलिब्रियम आउटपुट को और हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम इनकम या तो इक्विलिब्रियम जीडीपी भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट। वो लेवल ऑफ आउटपुट को सॉदर्न इक्विलिब्रियम आउटपुट बोला जाएगा, जो लेवल ऑफ आउटपुट में क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों बराबर होता है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग अभी इक्विलिब्रियम आउटपुट को कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम लोग स्टडी कैसे करेंगे, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट को कैसे डिटरमाइन किया जाए कि कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट इक्विलिब्रियम होगा, या तो कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट में एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों बराबर होगा। ओके, अभी देखिए ये इक्विलिब्रियम आउटपुट को डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों के पास दो अप्रोचेस हैं। पहला अप्रोच क्या है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और सेकेंड अप्रोच क्या है, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो क्वेश्चन ज़्यादातर आता है यही में से, या तो एडीएस अप्रोच से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, या तो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से पूछा जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन यही से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा सीबीएसई में। अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं ये अप्रोच क्या है और ये अप्रोच क्या है। ओके, अभी देखिए एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का अकॉर्डिंग इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा। ये अप्रोच का अकॉर्डिंग इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कब होगा, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा। जैसे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम क्या है, इधर में हम लोगों ने लिया आउटपुट इनकम या तो एम्प्लॉयमेंट, इधर लिया हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ये हो गया एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये 45 डिग्री लाइन क्या है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। ये 45 डिग्री लाइन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। ये एग्रीगेट डिमांड को कंजम्पशन कर्व भी बोला जाता है और इसको इनकम लाइन भी बोला जाता है, एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर होता है। क्यों इनकम के बराबर होता है, क्योंकि आउटपुट जितना होगा, आउटपुट जितना प्रोडक्शन किया जाएगा तो उतना ही तो सप्लाई जाएगा बराबर। अगर आउटपुट 1 यूनिट हुआ तो सप्लाई भी 1 यूनिट जाएगा, अगर ये आउटपुट 2 यूनिट हुआ तो सप्लाई भी 2 यूनिट जाएगा। तो इसी के कारण क्या होता है, ये 45 डिग्री लाइन क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई
कर्व होता है। ठीक है, अभी डायग्राम में देखिए, ये जो पॉइंट है जहाँ में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होता है, ई पॉइंट में अभी करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट ये जो ओ क्यू है, यही ओ क्यू को क्या बोला जाएगा, साउदर्न इक्विलिब्रियम आउटपुट। यही वो पोजीशन है जहाँ में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होता है। ओके, अगर ये आउटपुट इससे अगर ज़्यादा हो जाता है आउटपुट, फॉर एग्जांपल Q1, या तो इससे अगर कम होता है फॉर एग्जांपल Q2, अगर ये इक्विलिब्रियम आउटपुट से अगर आउटपुट उससे अगर ज़्यादा होता है, ओके, तो क्या कौन सा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होगा। अगर आउटपुट इक्विलिब्रियम आउटपुट से अगर कम होता है तो वो सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होगा। तो ऐसा होगा तो इकोनॉमी में बहुत सारा चेंजेस होता है। तो अभी मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके फाइन, इक्विलिब्रियम में है। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होता है तो वो सिचुएशन में क्या है कि इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आएगा, वहाँ से ही मेन क्वेश्चंस सीबीएसई में आता है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होता है तो क्या क्या चेंजेस है। अभी देखिए, अभी ये क्या है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल एग्रीगेट सप्लाई। तो अगर इकोनॉमी नॉट इन इक्विलिब्रियम होता है, अगर इकोनॉमी नॉट इन इक्विलिब्रियम, अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होता है तो दो सिचुएशन क्रिएट होता है। पहला है या तो क्या हो सकता है, या तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हुआ, और सेकेंड सिचुएशन क्या क्रिएट हो सकता है, या तो एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। हमेशा ये बात याद रखना है, जब भी आपको ये वर्ड सुनाई देता है इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, तो आप लोगों का दिमाग में बस यही आना है कि जब भी इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम है तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल एग्रीगेट सप्लाई होगा। ओके, फिर उसके बाद अगर इकोनॉमी नॉट इन इक्विलिब्रियम, अगर ऐसा होता है तो आइदर ये सिचुएशन क्रिएट होगा या तो ये सिचुएशन क्रिएट होगा। ओके, उसके बाद अगर ये सिचुएशन क्रिएट होता है इकोनॉमी में, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, अगर ये सिचुएशन पहला सिचुएशन क्रिएट होता है तो ये सिचुएशन के कारण इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आएगा वो हमें जानना है। अगर फिर सेकेंड सिचुएशन अगर क्रिएट होता है तो इसके कारण इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आएगा, तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, जानना बहुत ज़रूरी है। यहीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीबीएसई में। अभी देखिए, अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होता है तो इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आएगा। सबसे पहला चेंज क्या होगा, देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, है कि नहीं, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का शॉर्टेज होगा। क्यों, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई से एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। तो सेकेंड चेंज क्या होगा, द एग्जिस्टिंग स्टॉक वुड बी सोल्ड आउट एंड द प्रोड्यूसर वुड सफर लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। जितना भी एग्जिस्टिंग स्टॉक है पूरा का पूरा सोल्ड आउट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो प्रोड्यूसर्स में सफ़र लॉस, किसके कारण, अनफुलफिल्ड डिमांड के कारण। फिर उसके बाद वही जो जितना भी एक्स्ट्रा डिमांड हुआ है वो एक्स्ट्रा डिमांड को मीट करने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, जो भी इन्वेंटरीज रहता है प्रोड्यूसर्स के पास, वो जो प्लान इन्वेंटरीज होता है प्रोड्यूसर्स के पास, वो प्लान इन्वेंटरीज को सेल करना होगा। तो इसके कारण क्या हो जाता है इकोनॉमी में, अनप्लान या तो अनडिजायर्ड डिक्रीज इन स्टॉक हो जाएगा। फिर जितना भी डिजायर्ड या तो प्लान स्टॉक था उसको तो सेल करना पड़ा एक्स्ट्रा डिमांड को मीट करने के लिए। तो इसके कारण क्या हो जाता है, प्रोड्यूसर्स का स्टॉक ना चाह कर भी अनडिजायर्ड एंड अनप्लान डिक्रीज हो जाता है। फिर इसका रेस्पॉन्स में प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, इन रेस्पॉन्स टू डिक्रीज इन स्टॉक प्रोड्यूसर्स वुड स्टार्ट इंक्रीजिंग आउटपुट। इसका रेस्पॉन्स में प्रोड्यूसर अपना आउटपुट इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। तब तक प्रोड्यूसर्स आउटपुट को इंक्रीज करते रहेंगे जब तक फिर वापस एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं हो जाता है, या तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में फिर से बैक नहीं आ जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए, सेकेंड सिचुएशन, अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाता है, अगर ये सिचुएशन क्रिएट होता है तो इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आएगा। सबसे पहला चेंज क्या होगा, देयर वुड बी एक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। एक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज होगा इकोनॉमी में, उसका मतलब क्या है कि अनसोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। अभी अगर गुड्स एंड सर्विसेज अनसोल्ड रह जाता है तो उसको तो रास्ते में तो फेंक के नहीं आ सकते प्रोड्यूसर्स,
नाले में तो फेंक के नहीं आ सकते, तो क्या करना होगा, अनसोल्ड गुड्स को कहाँ में डालना होगा, स्टॉक में डालना होगा, जितने भी अनसोल्ड गुड्स। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, दिस वुड लीड टू अनप्लान या तो अनडिजायर्ड इंक्रीज इन स्टॉक हो जाएगा। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो इंक्रीज हो जाएगा, एकदम प्लानिंग का हिसाब से नहीं होगा, अनप्लान इंक्रीज हो जाएगा। फिर इसका रिस्पॉन्स में प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, इन रिस्पॉन्स टू दिस प्रोड्यूसर्स वुड डिक्रीज प्रोडक्शन, अभी प्रोडक्शन कम करना स्टार्ट कर देंगे प्रोड्यूसर, तब तक कम करेंगे जब तक फिर से वापस एग्रीड डिमांड एग्रीड सप्लाई के बराबर नहीं हो जाता है, या तो फिर से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में वापस नहीं आ जाता है। ठीक है, अभी हम लोग सेकेंड अप्रोच को देखेंगे, ये सॉल्टरन इक्विलिब्रियम आउटपुट को डिटरमाइन करने के लिए। ओके, अभी देखिए ये सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का अकॉर्डिंग इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होगा, इकोनॉमी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। फिर अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है, इफ इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसका मतलब है कि दो सिचुएशन क्रिएट होगा, जैसे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये हो गया हम लोग का सेविंग कर्व। इकोनॉमी कहाँ में, इक्विलिब्रियम में है, ई पॉइंट में जहाँ में सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है, और यही होता है इक्विलिब्रियम आउटपुट। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब आइदर ये सिचुएशन क्रिएट होगा या तो ये सिचुएशन क्रिएट होगा। तो पहला सिचुएशन हो सकता है या तो सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होगा, और सेकेंड सिचुएशन क्या होगा, या तो सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। ये सिचुएशन क्रिएट होता है अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। तो अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, अगर या तो ये पहला सिचुएशन क्रिएट होता है इकोनॉमी में, या तो दूसरा सिचुएशन क्रिएट होता है इकोनॉमी में, तब क्या क्या चेंजेस आएगा इकोनॉमी में, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, यहीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं एक एक सिचुएशन में, अगर ये सब सिचुएशन क्रिएट होता है तो इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आता है। अगर ये पहला सिचुएशन क्रिएट होता है कि अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होता है तो इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आएगा। पहला चेंज क्या है, ये अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होता है, ये क्या इम्प्ली करता है, ये इट इम्प्लाइज फॉल इन एक्सपेंडिचर, क्योंकि सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट कम है, इसका मतलब क्या है, लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे, खर्चा कम कर रहे, इसका मतलब है कि एक्सपेंडिचर कम हो जाए। एक्सपेंडिचर कम होना मतलब डिमांड कम कर रहे हैं लोग, है कि नहीं। तो अगर डिमांड कम होता है तो कौन सा सिचुएशन क्रिएट होगा, एग्रीगेट डिमांड विल बी लेस देन एग्रीगेट सप्लाई हो जाए, ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा इकोनॉमी में। ओके, फिर क्या हो जाएगा, सम आउटपुट रिमेन अनसोल्ड, और कुछ कुछ आउटपुट इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, अनसोल्ड रह जाएगा। तो इसके कारण क्या हो जाता है, अनडिजायर्ड इंक्रीज इन स्टॉक हो जाएगा इकोनॉमी में। ओके, फिर उसका रेस्पॉन्स में प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, इन रेस्पॉन्स टू दिस प्रोड्यूसर्स वुड डिक्रीज आउटपुट डिक्रीज करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अभी स्टॉक ज़्यादा हो गया, अनसोल्ड है, ऑब्वियसली अभी प्रोडक्शन को कट करना होगा। ओके, फिर अगर आउटपुट कम मीन्स क्या, लेसर आउटपुट मीन्स लेसर इनकम, कम आउटपुट मतलब कम इनकम, और कम इनकम हुआ इसका मतलब क्या हो गया, सेविंग्स कम, क्योंकि इनकम कम होगा तो ऑब्वियसली सेविंग्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इकोनॉमी में। तो क्या होता है, ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा इकोनॉमी में टिल सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये सब चेंजेस इकोनॉमी में होता है अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होता है तो। ओके, सेकेंड सिचुएशन, अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम होता है तो इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आएगा। अभी देखिए, अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है, इसका मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, लोग कम सेविंग कर रहे हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, लोग ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि कौन सा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड विल बी मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, प्रोड्यूसर वुड सेल देयर इन्वेंटरीज टू मीट एक्स्ट्रा डिमांड, जो एक्स्ट्रा डिमांड हुआ, क्योंकि लोग एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब डिमांड ज़्यादा हो रहा है, एक्स्ट्रा डिमांड को मीट करने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, अपना इन्वेंटरीज को सेल करेंगे। तो इसके कारण क्या हो जाता है,
अनप्लान फॉल इन स्टॉक, स्टॉक में अनप्लान डिक्रीज हो जाएगा। ओके, फिर इसका रिस्पॉन्स में प्रोड्यूसर क्या करेंगे, अपना आउटपुट इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर आउटपुट इंक्रीज होता है इसका मतलब क्या है, इनकम भी ज़्यादा होगा। आउटपुट ज़्यादा मीन्स इनकम ज़्यादा, अगर इनकम ज़्यादा मीन्स क्या है, सेविंग ज़्यादा। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहेगा जब तक सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं हो जाता है। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट मार के रखिए, इसका नोट्स बना के रखिए, मेरा गारंटी है कि एग्जाम में इस बार आएगा ही आएगा। एग्री डिमांड एग्री सप्लाई अप्रोच सेक्शन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकता है, इधर देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। फिर व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इन द इकोनॉमी इफ इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, यूज एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो इसका जो मीनिंग है व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, वो कैसा करके देना है, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि कौन सा अप्रोच हम लोगों को यूज़ करना है। अगर क्वेश्चन में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच दिया है तो इसका मीनिंग क्या होगा, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम मींस एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ओके, फिर उसके बाद व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इन द इकोनॉमी इफ इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। देखिए, अगर ऐसा जनरल क्वेश्चन आता है, अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो वो सिचुएशन में क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन दोनों सिचुएशन को डिमांड कर रहा है, आइदर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई या तो एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। तो ये सिचुएशन में दोनों सिचुएशन क्रिएट होने से क्या क्या चेंजेस आएगा, दोनों सिचुएशन का आंसर लिखना होगा आप लोगों को। सिर्फ एक सिचुएशन को लिखने से पूरा कंप्लीट आंसर नहीं होगा, ये बात को ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन रहता है कि क्वेश्चन मान लीजिए कि ऐसा आया, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, फिर उसके बाद अगर सेकेंड पार्ट में आ जाता है कि इफ aggregate demand is more than aggregate supply, what changes will take place in the economy, तो वो सिचुएशन में सिर्फ ये सिचुएशन का चेंज को ही लिखना होगा इकोनॉमी में। अगर ये सिचुएशन क्रिएट होता है तो क्या क्या चेंजेस आएगा। ओके, तो कभी कभी इसका जगह में ये नहीं देखी, क्या दे सकता है, इफ एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। अगर ये सिचुएशन क्वेश्चन में दिया रहता है तो यही सिचुएशन के बारे में ही आप लोगों को लिखना है, ये बात को ध्यान रखिए। अगर ऐसा सिचुएशन मेंशन नहीं रहता है क्वेश्चन में तो दोनों सिचुएशन के बारे में आप लोगों को लिखना होगा। अगर स्पेसिफिक मेंशन रहता है क्वेश्चन में सिचुएशन, दो सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन अगर मेंशन रहता है तो उसी सिचुएशन के बारे में ही लिखना है। ये सब एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, लेकिन इसका आंसर सेम रहेगा, बस इसका वर्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो यही सब में क्या कर जाते हैं बच्चे, कन्फ्यूज होके गलत आंसर दे देते। तो ये क्लास में आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिए, एकदम अपना कन्फ्यूजन को बिल्कुल दूर कीजिए आज का क्लास में। ओके, तो क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म मीन्स क्या है, क्या क्या चेंजेस होता है इकोनॉमी में। कब होगा इकोनॉमी में, जब एक्स एन टी एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एक्स एन टी एग्रीगेट सप्लाई। इसका मतलब कौन सा सिचुएशन, अभी देखिए इसमें क्या है कि नया वर्ड जैसा दिखाई दे रहा है कि ये एक्स एन टी एग्रीगेट डिमांड क्या है। अभी एक्स एन टी बोलने से क्या है, ये प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, एक्स पोस्ट बोलने से एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। ये बात को याद रखिए, एक्स एन टी मीन्स प्लान्ड, एक्स पोस्ट मीन्स एक्चुअल को बोला जाता है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या ये कौन सा सिचुएशन को पूछा जा रहा है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई का सिचुएशन को पूछ रहा है। आई बात समझ में, या तो हो सकता है कि यहाँ में तो क्या दिया है, एक्स एन टी एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एक्स एन टी एग्रीगेट सप्लाई। तो कभी कभी ये ग्रेटर के जगह में क्या हो सकता है, क्या दे सकता है क्वेश्चन में, लेस। तो लेस होगा तो कौन सा सिचुएशन होगा, दैट इज एग्रीगेट डिमांड विल बी लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। ये सिचुएशन को पूछ रहा है। तो इसका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल घबराना नहीं है अगर क्वेश्चन ऐसा करके पूछे जाते हैं तो। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से एग्जाम में कैसे करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, इधर देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच में जैसा क्वेश्चन था तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ में अप्रोच को चेंज कर दिया अभी, क्योंकि अभी देखिए सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच दिया है तो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होगा, इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन सेविंग विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ओके, देन व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इन द इकोनॉमी इफ इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होता है तो क्या क्या चेंजेस आएगा इकोनॉमी में, कौन सा अप्रोच यूज करना है, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो इसका मतलब है कि अगर बोल दिया कि इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, या तो आइदर सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है या तो सेविंग इज
लेस देन इन्वेस्टमेंट। दोनों सिचुएशन को यहाँ में एक्सप्लेन करना होगा अगर क्वेश्चन ऐसा करके पूछा जाता है तो। अगर स्पेसिफिक ये सिचुएशन मेंशन रहता है, व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इन द इकोनॉमी इफ सेविंग विल बी मोर देन इन्वेस्टमेंट, तो वो सिचुएशन में सिर्फ यही सिचुएशन के बारे में आपको लिखना होगा। ओके, अगर ये सिचुएशन मेंशन रहता है तो सिर्फ वही सिचुएशन के बारे में आपको लिखना है, ये बात को ध्यान रखिए। फिर सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट दैट मे टेक प्लेस इन एन इकोनॉमी व्हेन एक्स एंड दी सेविंग्स आर लेस देन एक्स एंड दी इन्वेस्टमेंट। अगर यहाँ में भी सेम है, एक्स एंड टी सेविंग्स और एक्स एंड टी एग्री डिमांड। एक्स एंड टी मीन्स प्लान सेविंग अगर प्लान इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होता है तो ये जो और में दिया हुआ है सेम क्वेश्चन है, अलग है देखने में लेकिन इसका आंसर सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, इकोनॉमी व्हेन सेविंग्स आर लेस दिया है, तो क्वेश्चन में लेस का जगह में क्या हो सकता है, मोर भी दिया है। तो मोर होगा तो अगर लेस होगा तो सेविंग विल बी लेस देन इन्वेस्टमेंट, ये सिचुएशन होगा। अगर मोर देता है तो ये सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, तो ये सिचुएशन के बारे में आपको लिखना होगा। तो सेकंड जो टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इफ एन इकोनॉमी if in an economy plan savings are lesser than plan investment, अगर plan saving plan investment से कम होता है that is saving will be less than investment, तो यही सिचुएशन के बारे में आपको आंसर बढ़िया तरीके से देना है। अगर ये सब क्वेश्चंस आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। तो ये सब क्वेश्चंस आएगा तो 4 मार्क्स या तो 6 मार्क्स, क्योंकि मैक्सिमम ये सब क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए ही है। अगर डायग्राम यूज करने दिया जाता है तो 6 मार्क्स तक हो सकता है। ये सब क्वेश्चंस जरूर ध्यान में रखिए। अभी और नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए, ये अप्रोच से क्या दिया है कि अकॉर्डिंग टू केनेसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्स एंटी सेविंग्स एंड एक्स पोस्ट सेविंग्स आर ऑलवेज इक्वल। क्या जो प्लान सेविंग और एक्चुअल सेविंग क्या हमेशा इक्वल हो सकता है? क्या कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्टेटमेंट को रिफ्यूट किया जाता है। क्योंकि प्लान सेविंग जितने भी हम लोग प्लान करते हैं तो एक्चुअली में प्लान के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसका कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा प्लान सेविंग और एक्चुअल सेविंग बिल्कुल बराबर होगा बोल के, इसका कोई गारंटी नहीं है। बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट को क्या किया जाता है, रिफ्यूट किया जाता है। ओके, फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, एक्स एंटी सेविंग्स एंड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल, दैट इज प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट हमेशा इक्वल होता है स्टेटमेंट का अकॉर्डिंग। तो ये स्टेटमेंट को डिफेंड किया जाए कि रिफ्यूट किया जाए, ये स्टेटमेंट भी क्या है, रिफ्यूट किया जाता है। क्योंकि जो हम लोग का प्लान सेविंग है वो प्लान इन्वेस्टमेंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए एक्स एंटी सेविंग या तो प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट हमेशा बराबर होगा बोल के इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट को क्या किया जाता है, रिफ्यूट किया जाता है। तो ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरूर ध्यान रखिए ये सब बात को। आई होप आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ये बहुत ही हाई टाइम है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो ये सब जो क्वेश्चंस मैंने आज आप लोगों को दिया आज के क्लास में, तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल ही श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चंस मतलब क्या है, एग्जाम में तो आना ही आना है। तो इसलिए आप लोग ये सब क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, पढ़िए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ताकि हम लोगों का परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में बहुत ही बढ़िया हो, एक्सीलेंस हो आप लोगों का परफॉर्मेंस। अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं बार बार यही बोलता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेरा ये क्लास से बेनिफिट हो। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, फिर एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जय हिंद, जय भारत, जय इकोनॉमिक्स।